व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वर्षा आज के इस वीडियो में स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में आयुर्वेद के कुछ बेसिक्स आपसे शेयर करूंगी। यद्यपि आज का वीडियो सभी महिलाओं के लिए विशेष है, लेकिन जो लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो महिलाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, उन सभी ने भी ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। यानी सभी लोग उन्होंने आयुर्वेद का कहना जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। विशेष रूप से जो नन्ही कलियां अभी छोटी तो ज़रूर है, पर बढ़ती उम्र के कारण अपने आप में जो बदलाव महसूस कर रही है, और उनकी एंग्शियस और चिंतित माताएं, ठीक वैसे ही वो सभी महिलाएं जो मासिक धर्म संबंधित किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी यानी अनपत्यता से जूझ रही है, उन सभी के लिए है आज का वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट। आगे जाने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे अच्छा तब लगेगा जब भारत के हर एक नारी तक ये बात शेयर होगी, तभी मेरा उद्देश्य सफल होगा। जय नारी शक्ति, जय हिंद। हम जब मेडिकल के स्टूडेंट्स थे तब पीसीओडी बस बुक्स में ही पढ़ा करते थे। बहुत ही कम रुग्ण हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में पीसीओडी से संबंधित समस्याओं से पीड़ित मिलते थे। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि आज क्लिनिक्स में आने वाले लगभग 10 में से 6 से 7 पेशेंट्स पीसीओएस से परेशान मिलते हैं। चाहे वो अनियमित रजस्राव की शिकायत लेके आते हैं, जैसे कि 15-20 दिन में ही मासिक धर्म आना, कभी कभी 2 से 4 या 4 से 6 महीना तक भी मासिक धर्म का ना आना, कभी कभी गोली लिए बगैर मासिक धर्म ही ना आना और गोली लेने की भी आदत सी लग जाना। और अगर मासिक धर्म आता भी है तो या तो बहुत ही कम ब्लीडिंग होना या फिर बहुत दिनों तक ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होना, बहुत हेवी ब्लीडिंग होना, बड़े बड़े क्लॉट्स गिरना, बहुत दर्द होना, एक ना अनेक ऐसी परेशानियां जो कुछ ना कुछ मेडिसिन लिए बिना सॉल्व ही नहीं होती। कभी पेन किलर चाहिए, कभी ब्लीडिंग शुरू करने की गोली, कभी बंद करने की, कभी हॉर्मोन्स की गोली, कभी खून बढ़ने की गोली, कितनी सारी गोलियां। क्लिनिक्स में माँ के साथ आई छोटी कलियां, ये नन्ही गुड़िया बच्चियां खुद माँ के पहले ही पूछती है, मैडम मेरी फ्रेंड ने कहा पीसीओएस होगा, डॉक्टर से पहले कंफर्म कर लेना। तो बहुत ही दुख होता है। अवेयरनेस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर हम बीमारियों के शिकार हो गए और इन बीमारियों को हमने हमारी बीमारियों को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं किया, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यह पीसीओएस ठीक करना यानी जड़ से निकाल देना ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि पीसीओएस का बेसिक कारण है हमारे जीन्स में, लेकिन इसको एग्रीवेट करने वाले फैक्टर जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल्स, इनसे भी जुड़े हैं। तो पीसीओएस के पेशेंट्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, हेवी पीरियड्स के साथ साथ अनचाहे बालों की ग्रोथ चेहरे पे, चिन पे, ब्रेस्ट पे, पेट पे भी दिखती है, जिसे हम डॉक्टर्स हर्सुटिज्म कहते हैं। एक्ने यानी मुहासे भी आते हैं। त्वचा पे भी असर दिखता है, जैसे स्किन थिक हो जाना, काले काले पैचेस होना, विशेषतः गर्दन पर ब्लैक बेल्ट हो जाना। इसके कॉम्प्लिकेशंस में टाइप 2 डायबिटीज़ यानी मधुमेह होना, ओबेसिटी होना, नींद में खर्राटे या फिर सांस लेने में तकलीफ, जैसे कि सांस लेने की तकलीफ की वजह से नींद खुल जाना, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इतना ही नहीं, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस यानी हृदरोग जैसी भी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। गर्भाशय के स्तर का कैंसर तक हो सकता है। मूड स्विंग तो कॉमन है ही। आजकल कितने सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का मुख्य कारण पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही होता है।
तो ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े। और अगर कोई इन समस्याओं से पीड़ित है तो उन्होंने भी आयुर्वेद का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। जो भी माताएं अपनी बढ़ती उम्र की बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा जागरूक होती है, ठीक वैसे ही जो मेरी प्यारी फ्रेंड्स 10 to 11 इयर्स की है, जिनके लाइफ में अभी जो धीरे धीरे बदलाव दिखना शुरू हुआ है, जैसे कि हाइट का बढ़ना, जननेंद्रियों के बाहरी भाग पे एक्जिला में बालों का आना, या फिर स्तन्याशयों का निर्माण यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होना, उन सभी ने अभी से ये बातें अमल में लाना शुरू करें। आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाना ही ऊपरी बताई सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का एक अच्छा मार्ग है, सॉल्यूशन है। आयुर्वेद में भी ऐसी मासिक धर्म संबंधित समस्याओं का, विशेषतः पीसीओएस का भी वर्णन और चिकित्सा रूप में समाधान आया है। लेकिन आयुर्वेदिक जीवन शैली फॉलो करने से आपको या तो पता भी नहीं चलेगा कि आपको माइल्ड पीसीओएस है, या कभी चिकित्सा लेने की स्थिति उत्पन्न भी हो गई तो बहुत ही कम मेडिसिन और कम समय में ही आपको इच्छित लाभ मिलेगा। बस पूरे मन से जानना एवं आयुर्वेद का अनुकरण करना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पीरियड्स के उन 4 दिनों की। मासिक धर्म, जिसे आयुर्वेद में ऋतु चक्र कहा जाता है। सामान्यतः स्त्री शरीर में ऋतु चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मास यानी अप्रोक्सीमेटली 28 डेज या 4 वीक्स का वर्णित है, जिसमें कि रजस्त्राव यानी एक्चुअल ब्लीडिंग फेज 3 दिन से लेके 5 दिन तक का होता है। कुछ स्त्रियों में ये अवधि 7 दिन तक भी देखा जाता है, लेकिन 5वें दिन के बाद रजस्त्राव का प्रमाण बहुत ही कम हो जाता है। 1 माह यानी 1 महीने के अंतर से आने वाला 5 दिन तक रहने वाला, जो प्रमाण में मध्यम हो यानी ना कम हो ना ज्यादा हो, जिसका रंग अधिक रक्तवर्ण यानी ब्राइट रेड ना हो, बल्कि किंचित कृष्ण यानी थोड़ा थोड़ा सा काला हो, यह आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉर्मल माना जाता है। यानी बिल्कुल काला, बिल्कुल लाल या अलग अलग कलर्स का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विकृति दर्शाता है। आयुर्वेद में इस रक्तवर्ण को या रक्त को शशक यानी रैबिट के रक्तवर्ण का लाक्षारस के वर्ण से कंपेयर किया है। यानी रैबिट के रक्त के वर्ण का या लाक्षारस के वर्ण का है, ऐसे बताया गया है। और कहा है कि कभी अगर इसका कपड़ों पे स्टेन्स पड़ता भी है तो धुलाई के बाद इसका निशान ना रहे तो समझ ले कि ये प्राकृत है, शुद्ध आर्तव है। अगर इसके विपरीत लक्षण दिखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और हाँ, अगर रजस्त्राव में पिच्छिलता अधिक है या फिर मासिक स्त्राव में दाह, जलन या वेदना है तो विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जरूर ले। आयुर्वेद में स्त्री स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा गया है। कहते हैं ना कि मुलगी झाली प्रगति झाली, कुछ इसी तरह लड़कियां स्वस्थ तो कुटुंब स्वस्थ, और कुटुंब स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, और समाज स्वस्थ तो देश स्वस्थ। तो अगर हमें देश का स्वास्थ्य चाहिए तो बढ़ती उम्र की लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाए बगैर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्त्रीत्व की अभिव्यक्ति का प्रमुख कारण है गर्भाशय एवं स्तन्याशय। गर्भाशय स्त्री के अधोनाभि प्रदेश यानी बिलो अम्बिलिकल रीजन में होता है। यह त्रिदोषों में से वात दोष का प्रमुख स्थान होता है। अधिक डिटेल में देखें तो 5 प्रकार के वात दोषों में अपान नाम के वायु का यह क्षेत्र है। हमारी मल, मूत्र तथा वायु के अनुलोमन तथा निष्क्रमण इसी अपान वायु के अधीन होते हैं। और स्त्रियों में उचित समय पे अपत्य पद से गर्भ का निष्क्रमण यानी योनि मार्ग से प्राकृत प्रसव यानी बेबी डिलीवरी, और मंथली पीरियड्स में योग्य प्रमाण में रज का स्त्राव, ये दोनों चीजें अपान वायु के साम्यावस्था यानी बैलेंस पे निर्भर है। इसी का मतलब हर वो स्त्री जो स्वस्थ रहना चाहती है उसका अपान वायु बैलेंस होना बेहद जरूरी है। वैसे इसी से जुड़े कुछ बेसिक आयुर्वेदिक सिद्धांत हमें पहले जान लेना जरूरी है।
जो हमें उन 4 दिनों में क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये समझाने में काम आएंगे। ये जो नियम बताए हैं वे स्त्रियों को डोमिनेट करने के लिए नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य को कायम करने के लिए बताए हैं। ये पहले जान ले, समझ ले और मान भी ले। ऐसा नहीं समझेंगे तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो हमें करने के लिए बोला जाता है वो हम करें या ना करें, लेकिन जो नहीं करने के लिए कहा जाता है वो हम ज़रूर करते हैं। तो इससे नुकसान आप ही का है। सो फ्रेंड्स, जो आहार हम लेते हैं उसका रूपांतर आहार रस में होता है और उसी से सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनता है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुक्र तो सबसे आखिर में बनता है, लेकिन रस, जो रस है, रस धातु, वो सबसे पहले बनता है। और इसी रस धातु के 2 उपधातु श्री शरीर में यानी फीमेल बॉडी में यथाकाल बनते हैं। उनमें से एक है रज और दूसरा है स्तन्य। इन दोनों की अभिव्यक्ति उचित समय जैसे स्तन्य निर्मिति प्रसूति पश्चात होती है और रज की निर्मिति 12 साल की उम्र में के बाद हर महीने होती है और रजस्राव हर महीने 3 से 5 दिन हर स्त्री शरीर में होना अपेक्षित है। इसके लिए हमारा आहार सही होना बेहद आवश्यक है, जो वात दोष को भी बैलेंस रखे। रजस्राव जो कि रस धातु का उपधातु है और रक्त धातु जो कि हमारा लाइफ है, कहते हैं ना कि रक्तम जीव इति स्थिति, उसी रक्त धातु के रूप में रजस्राव होता है। ये भी हमने जान लिया है। तो जब भी हमें कोई चोट लगती है, घाव लगता है, तो ही हमारी रक्त वहन करने वाली ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग होता है ना। तो हम ट्राई करते हैं ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, घाव जल्दी सूख जाए, पके नहीं, इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे में हम खाने पीने का कितना परहेज करते हैं, विशेष कोशिश करके घाव का पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ इसी तरह न दिखने वाला लेकिन वास्तविकता में गर्भाशय भी अंदर से व्रणित है, जख्मी है, वुंडेड है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हमने अपने आहार का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि नहीं, है ना? तो रखना चाहिए। आज पहले कुछ बेसिक समझ ले। मैं आपको आहार के डिटेल्स भी बताने वाली हूँ। और हाँ, केवल 4 ही दिन तो परहेज करना है। वैसे बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं हैं, बहुत इजी सॉल्यूशंस है। ये परिचर्या स्वरूप बताए गए हैं। आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है वो शारीरिक दोषों को जड़ से मिटाने के लिए एवं जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य कायम बना रहे या टिका रहे, इसके लिए उपयोगी है। उनमें से एक रक्तमोक्षण यानी ब्लड लेटिंग भी है। कुछ इसी तरह नेचुरल ब्लड लेटिंग हर महीने स्त्री शरीर में होता है। इसी के संदर्भ में आयुर्वेद संहिताओं में कहा गया है कि स्त्रियों को प्रमेह होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ डायबिटीज यानी प्रमेह व्याधि एक प्रातिनिधिक स्वरूप में बताया है। वैसे अगर रजस्वला परिचर्या का उचित अनुपालन करने से बहुत से व्याधियों से हमें छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि रजस्राव एक नैसर्गिक रूप में शरीर शोधन यानी बॉडी प्यूरिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर शुद्धि की प्रक्रिया है। देखिए, जहाँ भी ब्लीडिंग होता है उस प्रदेश का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो रजस्वला अवस्था में गर्भाशय का भी ब्लड सप्लाई बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर हम कुछ ऐसा खाएं जो कि पित्त को बढ़ाता हो और रक्त को दूषित करता हो, तो सोचिए कि ये दूषित पित्त और रक्त गर्भाशय में अगर जाएंगे तो क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैं तो खाती हूँ मगर मुझे तो कुछ नहीं होता। बात कुछ हद तक सही है। जी हाँ, आपकी बॉडी एक्सट्रीम लेवल तक आपको स्वस्थ रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लिमिट कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता।
और मासिक धर्म स्टार्ट होने की उम्र प्रायः 12 साल की होती है और उम्र के लगभग 50 साल हर महीने ये प्रक्रिया होती रहती है, यानी करीब करीब 38 ईयर्स यानी 38 साल तक ये प्रक्रिया होती है। यानी हर महीने में एक बार, ऐसे देखें तो साल में 12 टाइम और 38 ईयर्स में 450 टाइम्स ये प्रक्रिया बार बार होती है। तो जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे आपके आहार के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स आपको जरूर दिखेंगी, चाहे वो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो, गर्भिणी अवस्था से रिलेटेड हो, या फिर प्रसूति पश्चात का समय ही क्यों ना हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रजोनिवृत्ति के पूर्व का समय यानी पेरीमेनोपॉजल एज में तो बहुत ही उथल पुथल दिखाई देती है। आयुर्वेद का और एक सिद्धांत है, जहाँ भी रस रक्त आदि किसी भी धातु का क्षय होता है उसका असर हमारी पाचन शक्ति यानी जाठराग्नि पे पड़ता है, यानी हमारी जाठराग्नि मंद होती है और मंद जाठराग्नि ऑलमोस्ट सभी व्याधियों का प्रमुख कारण है। हमने देखा भी है, रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ। तो यह नेचुरल समय है जब रस रक्त का स्राव होने के कारण कुछ समय के लिए अग्नि मंद हो जाता है, इसलिए भूख भी कम लगती है। तो ऐसे में खाने का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, वरना भूख ना लगने पर भी खाने से अजीर्ण होगा तो जो भी आहार रस तैयार होगा उसमें से दूषित रस रक्तादि धातुओं का निर्माण होगा और आपका ऋतुचक्र अयोग्य रूप से संक्रमित होगा, पीड़ित होगा। तो ऐसे में आप सबके लिए कुछ विशेष टिप्स उन स्पेशल दिनों के लिए जो आपका जीवन बिल्कुल हसीन और आसान कर देगा। तो आइए सुनते हैं वो वेरी स्पेशल टिप्स जो आयुर्वेद ने हमें आहार के संबंध में नियमों के रूप में दिए हैं। कम से कम इन 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, यानी जितने दिन ब्लीडिंग होती है उतने दिन इन नियमों का पालन ज़रूर करें। तो उनमें से सबसे पहला नियम जो है, तो उन स्पेशल दिनों में रुक्ष यानी सूखा ड्राई खाना खाना चाहिए। व्यवहार में हम हमेशा सुनते हैं पतला खाओ, सूखा मत खाओ, लेकिन गर्भाशय जो कि अंदर से व्रणित है, वहाँ गीलापन यानी वेटनेस है, तो सूखा खाने के लिए कहा है। हाँ, लेकिन जो भी खाएंगे हितकर खाए, न्यूट्रिशियस खाए, पथ्य का खाए, नहीं तो सूखे के नाम पे चिप्स, कुरकुरे इत्यादि नहीं चलेंगे। यहाँ सूखा अन्न यानी धान का लावा या लाई यानी चावल का स्पेशल मुरमुरा जिसे हम पफ्ड राइस बोलते हैं, उसे विशेष महत्व है। धान का लावा के अलावा भुना हुआ पोहा या राजगिरा पोहा, नाचनी पोहा, जवार पोहा ये भी बाजार में अवेलेबल होते हैं। जवार की सूखी रोटी या बाजरे की रोटी खाना भी उचित माना गया है। गेहूं पहले कढ़ाई में भून ले, फिर उसका आटा बना के उस आटे का सेक के फुल्का बना ले, वो भी इन दिनों में हितकर आहार माना गया है। रवे का यानी भुनी हुई सूजी का उपमा भी अच्छी रेसिपी है इन दिनों के लिए। आप मूंग की सूखी ऊसल, विशेषतः अंकुरित मूंग की ऊसल भी खा सकते हो। बार्ली यानी जव के भी पदार्थ बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। हाँ, याद रखें कि सूखा खाने का मतलब वात भी बढ़ सकता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए घी का, वो भी देशी गाय के घी का उचित मात्रा में प्रयोग अवश्य करें, जिससे अपान वायु का अनुलोमन भी होगा और दर्द भी नहीं होगा। और हाँ, गर्भाशय के अंदरूनी जख्म को हील करने में भी मदद मिलेगी। हल्दी जो कि गुणों में ड्राई है और व्रणरोपक भी है, उसका भी खाने में समावेश जरूर करें। इन दिनों में थोड़ा हल्दी खाने का प्रमाण बढ़ा दे। बस ध्यान रखें कि खाने में पित्त को बढ़ाने वाले पदार्थ तथा रक्त को दूषित करने वाले आहार को जानबूझ के अवॉइड करें। जो पदार्थ स्वाद में अम्ल यानी खट्टे हैं, नमकीन यानी सॉल्टी टेस्ट वाले हैं और बहुत तेज, तीखे, स्पाइसी, ऑयली पदार्थ बिल्कुल ही ना खाए।
ये सभी पदार्थ पित्त दोष बढ़ाने वाले एवं रक्त को दूषित करने वाले हैं। तो एटलीस्ट इन 4 दिनों के लिए तो पथ्य का पालन जरूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इन पदार्थों का सेवन ना करें। इन 4 दिनों में खाने के प्रमाण भी उचित, खाने का जो प्रमाण है वो भी उचित ले, जो कि ज्यादा भी ना हो और अल्प मात्रा यानी कम भी ना हो। जितना खाना आपका जठराग्नि पचाने की क्षमता रखता हो उतना ही खाए। इसके लिए कहा गया है कि आपकी दोनों हथेलियों में यानी अंजलियों में जितना अन्न बैठेगा उतना ही खाए। पानी पीने का प्रमाण और दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम ले। इसका मतलब ये बिल्कुल ही ना करे कि पानी बहुत ही कम पिए। यहाँ पे ये कंसीडर किया गया है कि आप इन दिनों को छोड़कर यानी इन 4 दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो, तब भी आपको ये अलाउड है कि इन दिनों में पानी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम पिए। वैसे आहार से संबंधित नियमों के अलावा विहार यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में आया है और उससे भी साइंटिफिक बेस है। वो बातें यथावकाश यथाकाल में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे पूरी विनम्रता के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया कभी भी आप पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए या फिर लेट करने की यानी पोस्टपोन करने की कोई भी हार्मोनल गोली ना खाए। एटलीस्ट अपने मन से बिल्कुल ही ना खाए। किसी डॉक्टर की सलाह बिना ऐसी ही मेडिकल से खरीद के तो बिल्कुल ही ना खाए। और बार बार तो ये गलती बिल्कुल ही ना दोहराए। आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन आज मेरी आपसे एक ही अपेक्षा है कि आप जितनी भी महिलाओं को जानती हो उन सभी से ये जानकारी ज़रूर ज़रूर शेयर करें, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि healthy women can build healthy nation. Thank you.